तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का आपका नोटिफिकेशन आया है। तो आप देखिए कि ये एसएससी की वेबसाइट है। सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट भी चेंज हो गई है। एसएससी की वेबसाइट जो थी SSCNIC.in वो भी चेंज हो गई है। अभी जो हो गई है SSCGOV.home हो गई है। ठीक है, इस पर अपन जाते हैं तो नोटिस बोर्ड में ये अपना सबसे पहले 8 अप्रैल यानी कि 2 या 3 दिन हो गए हैं। मैं थोड़ा डिले था किसी रीजन से। तो ये नोटिफिकेशन आपका 10+2 का आया है, ये यानी कि CHSL लेवल का। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और क्या नेसेसरी चीज़ें छोटी सी कंपाइल वीडियो में आपके लिए कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 10+2 का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो कब से कब भरे जा रहे हैं। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो रही है वो 8 तारीख ही रही है। उसी दिन से आपके फॉर्म चालू हो गए हैं। तो 8 तारीख से 7 मई तक चलेंगे। 7 मई तक, तो आप 7 मई तक आराम से, मतलब इस अप्रैल में अपने फॉर्म फिलअप कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये रिसिप्ट वगैरह का टाइमिंग है, इनका कोई ज़रूर नहीं है। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो रिसिप्ट पेमेंट वगैरह कर ही दोगे। ठीक है, उसके अलावा जो करेक्शन विंडो जो होगी, पहली बात तो गलती का ट्राई ना करें। अगर गलती हो जाती है बाई चांस तो एक करेक्शन विंडो ओपन होती है 2 दिन के लिए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 बजे ओपन होगी, 10 मई को ओपन होगी और वो 11 मई तक चलेगी। पहली बात तो चाहेंगी अगर कुछ डाउट है फॉर्म भरने से पहले तो कमेंट कर दें कि सर ये डाउट है, इसमें क्या भरना है, तो ऐसा करके कमेंट कर दें जिससे हम आपकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम प्रेडिक्टेड कब है, तो एग्ज़ाम का देखो यहाँ पे जून जुलाई दे रखा है। और एग्ज़ाम का एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है कि कोरेंडम का, कि जो आपका शेड्यूल है वो कैसे प्लान होगा। तो उसमें भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जो आपकी 10+2 की एग्ज़ाम है वो कब है। तो 10+2 का एग्ज़ाम जो दे रखा है वो दे रखा है 1 जुलाई से दे रखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1 जुलाई से दे रखा है, यहाँ पे जून को काट दीजिएगा क्योंकि ये चेंज हो गया। तो 1 जुलाई से चालू होगी आपकी एग्ज़ाम। ठीक है, 1 जुलाई से टायर 1 स्टार्ट होगा और टायर 2 का लेटर बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसी पे अपन स्टार मार्क लगा देंगे, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें जो पोस्ट होंगी वो किस लेवल की होंगी, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि एलडीसी है। एलडीसी किस पे ग्रेड की है, जेएसए बोलते हैं इसको, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, ये 1900 पे ग्रेड की है आपकी, 1900 जीपी की। ठीक है, 1900 जीपी इसका बेसिक कम ही रहता है। और फिर उसके बाद जो है ये है 2400 जीपी की, 2400 ग्रेड पे, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। और वो लेवल 4 होती है। ठीक है, ये लेवल 2 होती है। ठीक है, लेवल 2 ये है। लेवल 1 इससे पहले एक और होती है और 1800 पे ग्रेड होती है, फिर 1900, फिर 2000 समथिंग ऐसे करके ये लेवल 4 है जो 2400 है। ठीक है, उसके अलावा ये लेवल 5 पोस्ट भी इसने दे रखी है कि लेवल 5 पोस्ट पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है तो अपन मान के चलेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक लेवल 4 एक लेवल 5। ठीक है, इसकी जो बेसिक होगी ये होगी आपकी 2800 पे जीबी। ठीक है, इसमें नोटिफिकेशन में दिया है लेवल 5 जो होता है वो 2800 ग्रेड पे होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हो गया आपका 2 प्रकार का हो गया। अब इसमें भी 2 प्रकार का है जिसमें एक में टाइपिंग नॉर्मल है, एक में ज़्यादा मांगी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए लेवल 4 बोल रखा है इसको। तो यानी कि पे ग्रेड सेम होने के बावजूद भी किसी किसी में जो है टाइपिंग ज़्यादा है। तो 2 प्रकार की ये आपकी होगी, एक तो हो गया एलडीसी डायरेक्ट और एक होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इनकी जो एलिजिबिलिटी होगी उस पर भी बात चर्चा करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए यहाँ वैकेंसियाँ जो बता रखी हैं, तो वैकेंसियाँ ज़्यादा नहीं बता रखी, एक के हिसाब से 3712 ही वैकेंसियाँ हैं। लेकिन वैकेंसियाँ देखो इससे ज़्यादा आनी भी नहीं है, रीजन थोड़ा बहुत बढ़ सकती है। जो मेनली रीजन था पहले पोस्टल असिस्टेंट जो हुआ करता था, जो पोस्ट ऑफिस में था पोस्टल असिस्टेंट, वो सीजीएल में कंक्लूड कर दिया। इस रीजन से मैक्सिमम जो वैकेंसी हो गई वो कम हो गई। लेकिन ये अगर टोटल सेपरेटली देखा जाए एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर तो काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, कम नहीं है। क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट की अकेले की 3000 समथिंग आती थी पहले, तो वो कंक्लूड हो गया 7-8 हज़ार हो जाती थी, जो कि अभी सीजीएल में कंक्लूड हो गया है। ठीक है, इसके अलावा ये रिजर्वेशन पे थोड़ी बात हुई है, तो इसमें कुछ नहीं है, अपना अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसको टाइम से बनवा लेना। अगर कहीं स्पेसिफिक लाइन मेंशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बस यही कहा है इसमें। तो फिर इसके बाद ये कहा है इन्होंने, जैसे यहाँ पे कुछ लोग, जैसे किसी को लो विज़न हो सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं इन्होंने बोल रखा है कि
किस किस पोस्ट के लिए, मतलब इन पोस्टों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, आप अलाउ हो कि नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, उनको देख लीजिए। यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे ये SST का इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। यहाँ से नीचे ब्रीफ लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ये बोला रिक्वायरमेंट जो होती है इस पोस्ट की वो है सिटिंग है, मतलब आपको खड़ा होना आना चाहिए, बैठना आना चाहिए, हेयरिंग होनी चाहिए, आप लिखना आना चाहिए, बस यही थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अलावा ये जो कैटेगरी है ये अलाउ है इस पोस्ट के लिए। और जैसे इन पोस्टों के लिए अगर लिखा है ये वाला कोड, तो आप इन्हीं कोड वाला में से हो तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर इनके अलावा हो तो नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे HH है, हियरिंग का है, LV है, लो विज़न है, वन आर्म्ड है, वन लेग है। तो ये वाले लोग जो हैं जिनके थोड़ी थोड़ी हैंडीकैप यानी कि फिजिकली प्रॉब्लम है, वो लोग भी अलाउ हैं। ठीक है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है और ये लो LDC है। तो LDC में देखो HH अलाउ है, लो विजन अलाउ है, B ब्लाइंडनेस भी अलाउ है। तो ये जो कैटेगरी जो इसमें लिखी है, अगर इन कैटेगरी में आप फॉल होते हो तो ये सारी कैटेगरियाँ आपके अलाउ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो इन कैटेगरी जो ऊपर कोड लिखे थे उनका मतलब देख सकते हो। जैसे BA का मतलब बहुत आर्म्स है, BL बहुत लेग है। तो ये आपकी कैटेगरी कोड हैं जिनमें अगर आप फिजिकल कैटेगरी, फिजिकल स्टैंडर्ड में आते हो, आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हो, तो आप एक तरीके से इनको रीड कर लेना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। मे बी आप हो सकते हो कि एग्ज़ाम दे लो और उसके बाद पता चले कि आप एलिजिबल ही ना हो। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट ये कुछ नहीं है काम का। इसके बाद जो एज का क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो एज का क्राइटेरिया सीधा सा है कि एज जो आपकी ली है SSC ने, वो 1 अगस्त 2024 से ली है। कि आपको पता है कि 10+2 में 18 से 27 एज के ही ले सकते हैं। तो 18 से 27 की एज कहाँ से काउंट हुई है, तो सीधा सीधा SSC ने दिया है कि 1 अगस्त 2024 से काउंट हुई है। अब इसमें दो स्टैंडर्ड हैं कि आप किससे पहले के नहीं होने चाहिए और किसके बाद के नहीं होने चाहिए। तो इसमें पहले से ये है 2 अगस्त 1997, तो 1997 से पहले के आप बॉर्न हो, यानी कि 93 के बॉर्न हो, 94 के बॉर्न हो, 95 के बॉर्न हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरा, जैसे आप 1 अगस्त 2006 के बाद के अगर हो, यानी कि 2007 में पैदा हुए हो, इनका जन्म जो है 2006 अगस्त के बाद का है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये एज का क्राइटेरिया थोड़ा देख लीजिएगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो किसी किसी कैटेगरी को छूट मिलती है, तो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ST/SC को 5 साल मिलेगी, OBC को 3 साल, बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से नीचे आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक ये है आपका, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, 3 साल की सर्विस कर ली है आपने, तो आपकी अप टू 40 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे स्क्राइब के बारे में लिखा है, तो स्क्राइब के बारे में कुछ नहीं है। जिनका प्रॉब्लम है, जिनको स्क्राइब लेना है एग्ज़ाम में, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना एनेक्सर 1 जो दिया हुआ है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना के यहाँ के अनुसार इसको देख लेना। इस हेडिंग को 7 नंबर पॉइंट को उसके हिसाब से बनवा के किसी को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्टर पे आ गए अपन कि एजुकेशन जो एसेंशियल एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए और वो कैसे काउंट होगी। तो देखो, 1 अगस्त 2024 से पहले पहले अगर आपकी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो रही है तो आप एलिजिबल हो, यानी कि आप अगर अपीयरिंग में हो, आपकी फाइनल एग्ज़ाम अभी लगेंगी मार्च अप्रैल, या फिर लग गई हैं या जो मई में लगने वाली हैं जैसा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो अब पोस्ट में कौन सी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो, तो सीधा सा है, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर लिया है, मतलब आप चाहते हो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनूँ, तो आपको मैथ साइंस आपकी होनी चाहिए 12th में, जैसा दिया हुआ है। स्ट्रीम के साथ आपकी 12th होनी चाहिए। अगर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर मिनिस्ट्रियल में चाहिए, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको ग्रुप A चाहिए, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें फिर से वही 12th नॉर्मल मांगी है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया जो 12th से है, 12th मैथ से, एक है नॉर्मल, कुछ भी हो आपके पास, एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो वैसे ही LDC है, LDC तो आपको कैसे भी आपके पास एजुकेशन हो आप अलाउ हो, आपको मैथ नहीं चाहिए। तो मैथ जिसमें चाहिए वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कल्चर। तो कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जिनमें एक तरीके से मैथ चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, डाटा ऑफ मिनिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें चाहिए। ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं अपन, क्योंकि मोस्टली अगर मैथ है तो आप अलाउ हो, अगर नहीं है तो भी आप अलाउ हो, लेकिन कुछ पोस्टों के लिए हट जाओगे। ठीक है, जो अगस्त यानी कि 1 अगस्त 2024 से काउंट होगी, तो आप कुल मिला के अलाउ हो अगर आप अपेयरिंग हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई
तो कर सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 1xer सारे आने चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि ssc.nic पे आपको फॉर्म नहीं भरना। अब ssc.gov.in पे आपको फॉर्म भरना है, उस पर जाके क्लिक करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में कुछ नहीं है। सबसे पहला प्रीलिम्स होगा, आपका टायर 1 होगा। तो टायर 1 में समथिंग कुछ नहीं है, चार वही सब्जेक्ट हैं जो आपके आते थे। बस ये है कि टायर 1 के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, टायर 1 सिर्फ क्वालिफाई होगा। ठीक है, यहाँ पे 60 मिनट मिलेंगे। अगर आप किसी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से आते हो तो 80 मिनट्स मिलेंगे। उसके अलावा इंग्लिश बेसिक है 10th की, जनरल रीजनिंग है, इसके अलावा मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है। सब में 25 यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 25 25 100 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग हाफ होगी, हाफ मार्क्स की। ठीक है, 1/4। इसके अलावा टायर 2 देख लेते हैं। तो इसके टायर 1 आप क्वालिफाई हो जाओगे। टायर 1 के बाद यानी कि टायर 1 आपका हुआ क्वालिफाई, उसके बाद आप टायर 2 में एलिजिबल होगे। उसमें आपके 2 सेक्शन हैं। ठीक है, पहले सेक्शन में जो है मैथ है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। ठीक है, इसके ये है आपके 30-30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा। टोटल 180 का है, 1 घंटा मिलेगा आपको। उसके अलावा जो दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका इंग्लिश का। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश और जीके का। इसमें 40-20 आपका रहेगा। इंग्लिश रहेगी 40 क्वेश्चंस और जो जीके रहेगी वो 20 क्वेश्चन। तो 60 या 80, 180 का रहेगा, यानी कोई भी ऊंचा बड़ा नहीं है। जैसे सीजीएल में कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। दोनों सेक्शन इक्वल मार्क्स के हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जो सेक्शन है वो कंपलसरी है आपको पास करना, उसकी कट ऑफ जाएगी। जैसे टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 45 हैं, तो 45 में से कुछ कट ऑफ जाएगी आपको। 10 12 15 20 जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैसे कट ऑफ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 3 सेक्शन जो 2 है, यानी कि सेक्शन 3 जिसको बोलते हैं सेक्शन 3, उसमें कुछ नहीं, आपका स्किल टेस्ट है। यानी कि यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। अब जिस हिसाब से सेट होगा, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का 15 मिनट टेस्ट होता है और एलडीसी का सिर्फ 10 मिनट होता है। 10 मिनट में 1750 वर्ड करने होते हैं आपको, यानी कि 35 की स्पीड चाहिए होती है। वो बस जनरली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में ज़्यादा चाहिए होती है, एक में 50 चाहिए होती है, एक में और ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से है। ये टाइपिंग का कुछ दिया हुआ है कि कितनी स्पीड चाहिए। तो देखो, टाइपिंग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 प्रकार के बोला है इन्होंने, कि एक तो है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रुप है इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड मेंशन इन पैरेंट 8.1 ए। ठीक है, तो 2 प्रकार के हैं। एक में ज़्यादा चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 15,000 की डिप्रेशन, मतलब 50,000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए, और एक में 8,000 ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2 हैं। इनका स्पीड एक्यूरेट करके मैं आपको बता दूंगा। मुझे अभी इसमें ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन हाँ इतना पता है कि एक में 50 की स्पीड चाहिए, 50 वर्ड पर मिनट की, और एक में कम चाहिए। मैं इनका थोड़ा वापस आपको नोटिफिकेशन और इसका कैलकुलेशन करके वापस की डिप्रेशन वर्ड पर मिनट बता दूंगा। और एलडीसी में तो मुझे पता है कि 35 पर वर्ड चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, क्योंकि लिखा भी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख कितने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 35 जो वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, 10 मिनट में होता है, कोई देख कितनी है, ऐसा है। तो इजीली जो एलडीसी और जेएसए है, इसका टाइपिंग हो जाता है। जनरली हर बच्चे से हो जाता है अगर वो मेहनत करता है। अगर नहीं करता तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस को आप थोड़ा गो थ्रू हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट है सिलेबस में तो आप बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो कम रखते हुए कुछ पॉइंटों को अपन स्किप मार रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बातें हो गई हैं। तो ये एक तरीके से सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आपको देखना है सिलेबस क्या क्या है। हाँ, एक चीज़ अपन बात कर लेते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसकी डेट क्या है। तो कास्ट सर्टिफिकेट पर अपन बात कर लेते हैं। एक एस सी एस टी एंड ओबीसी का, तो और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो SC ST को ऐसे करना है। सबसे पहले उनका जो फॉर्मेट है, इसमें एक फॉर्मेट दिया होगा, उस फॉर्मेट में आपको बनाना है। ठीक है, 49 है ये, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये किसके लिए है? सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए है। तो आपको क्या करना है कि ये सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपके पास पुराना है कोई तो भी आपको बनवाना है। ठीक है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि अगर आपको इस फॉर्मेट में लाना है पहली बात तो, और डेट ऑफ नोटिफिकेशन यानी कि एग्ज़ाम जो आपका फॉर्म फिलअप की डेट है, लास्ट डेट, उससे पहले अगर नहीं बनवा पाते तो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। और ये आपका डाउट रहेगा कि किसके द्वारा बनाया गया, तो नीचे पॉइंट मेंशन है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको तहसीलदार की रैंक के आप बना सकते हो। तो जैसे ये लिखा हुआ, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपकी रैंक होनी चाहिए जिनसे आप बनवा रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो
रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी कि तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर का कोई भी जो मेंशन है यहाँ पे बना सकता है। सेम फॉर ईडब्ल्यूएस, सेम फॉर ओबीसी, सबके लिए यही है। बस डेट का ध्यान रखना कि डेट SC ST में अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाले किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे कैसे तरीके से नोटिफिकेशन को रीड करें तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर का चलता है, तो ईडब्ल्यूएस को फाइनेंशियल का बनवाना है। उसके अलावा ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट को अपना फाइनेंशियल का बिल्कुल बनवाना है। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको भी तो ये है ईडब्ल्यूएस के लिए अनेक्जर जो बोलते हैं इसको, अनेक्जर ये है, अनेक्जर 15 है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ये अपना बनता है, ये अपना बनता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से बनता है, तो इसको बनवा लीजिएगा। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह सबके हो जाएंगे। और जो अथॉरिटी है वही तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए, और जो मेंशन है इस पैरा के नीचे वही लोग होने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे बीआरओ जो पोस्ट है, एक इसमें एलडीसी इन बीआरओ है, एलडीसी इन बीआरओ, बॉर्डर रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ है बीआरओ। तो बीआरओ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर बीआरओ के लिए फ़िट होना है तो बीआरओ में ऐसा मेडिकल भी होता है, रनिंग भी होती है, सारी चीज़ होती है। लेकिन वो बात की बातें हैं, जब आप चॉइस भरोगे तब तो आपको बता दिया जाएगा कि बीआरओ को कौन सी प्रेफरेंस पे रखना है। तो उसके लिए चिंतित ना हो। अभी आप ऐसा करें, कुछ चीज़ें, सबसे पहले फॉर्म फिलअप करें, फॉर्म डालें, फॉर्म को सही तरीके से डालें, कुछ डाउट हो कमेंट करें। उसके अलावा फॉर्म फिलअप होने के बाद अपना तैयारी स्टार्ट करें ढंग से, ठीक है। कोर्स किसी का ऑनलाइन लेना वो लीजिए। कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किस बुक्स वगैरह या फिर टीचर्स कौन से रीड करने हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो। जितना हेल्प हो पाएगा हम हेल्प करेंगे आपकी। उसके अलावा आपका देखो फॉर्म फिलअप हो गया, रीडिंग हो गया। उसके अलावा एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप टाइपिंग स्टार्ट नहीं करते हो और आपको लगता है कि टाइपिंग आपसे हो नहीं पाएगी, तो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना वर्थ इट नहीं है। आप सीजीएल टारगेट कर रहे हो तो भी आपको इस एग्ज़ाम को सीरियसली देना चाहिए, और टाइपिंग वगैरह सारी आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 घंटा दे सकते हो स्टार्टिंग में, आप 1 घंटा आज से ही दे सकते हो। जब भी बोर होते हो पढ़ने से, टाइपिंग में थोड़ा अपना मन लगाइए और टाइपिंग करने की कोशिश करिए। इसी के साथ छोटी सी समरी करना चाह रहा था वीडियो की, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई होगी, तो माफ़ कीजिएगा। पहली बार डिजिटल वर्ल्ड में वीडियो बनाई है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।